हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों को आज मैं वापस वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। तो आज हम लोग फिर से करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसके ऊपर? एटम्स एंड न्यूक्लियाई के ऊपर। तो आज हम लोग करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई का गेम ओवर। तो ऑलरेडी हमारे चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराना हो रहा है कुछ दिनों से। तो हमने ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और जो हमारे क्वांटम थ्योरी मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इन तीनों टॉपिक के ऊपर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 से लेके 2020-25 तक आपके सेमेस्टर 4 में जो जो क्वेश्चंस आया है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। आज भी हम लोग 2017 से 2025 में जो जो क्वेश्चंस आया है उनको डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से कॉपी और पेन ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं क्लास। कैसा लग रहा है क्लास कमेंट करके बोलना। अगर आपको हेल्प हो रहा है इसके क्लास में वो भी आप लोग कमेंट करके बोलना। आपका हर एक का कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है 2025। स्टेट्स बोर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। सो बोर्स पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन हाइड्रोजन एटम में बोर्स पोस्टुलेट क्या है? तो ये है उसका आंसर। तो ये इसका आंसर है कि बोर का जो पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम में, उधर बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करता है, अलग अलग सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जहाँ पर h है प्लैंक कांस्टेंट और n क्या है? n एक इंटीजर है। यही है बोर्स का पोस्टुलेट। तो बोर ने यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है हमारे इस जो इलेक्ट्रॉन घूमता है एटम के चारों तरफ, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूमता है वो इलेक्ट्रॉन क्या है बोलिए? तो वो जो इलेक्ट्रॉन घूमता है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर क्वेश्चन में बोला है रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज। हाईएस्ट और लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ बामा सीरीज मुझे करना है। तो कैसे करेंगे सर? बामा सीरीज में क्या होता है? बामा सीरीज में n1 होता है। मतलब बामा सीरीज कब बोलेंगे बोले तो जब किसी भी लेवल से जब मेरा n1 2 लेवल में आएगा तब उसे बोलेंगे बामा सीरीज। और n2 क्या है? 3 4 5 6 ऐसे कर चलता रहेगा। तो हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा? सो देखिए, हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए हमारा n1 का वैल्यू होगा 2 और n2 का वैल्यू होगा 3। तो हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए होगा हमारा क्या बोलिए तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन के लिए होगा हमारा हाईएस्ट वेवलेंथ। तो n2 का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट इज r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, दैट इज r इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो क्या होगा? 9 माइनस ऊपर करेंगे तो इधर 5/36r ये वाला आएगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 36/5r। अभी देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? r का वैल्यू 109737 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अगर मैं मीटर इनवर्स में लिखूँ तो क्या होगा? मैं इसको 100 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग 1.09737 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स भी मैं लिख सकता हूँ। एक ही फॉर्मूला है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 36/5 इंटू 1.09737 10⁻⁻7 को ऊपर सॉरी -7 नहीं होगा, इधर +7 होगा। सॉरी इधर +7 होगा, -7 नहीं होगा। इंटू 10⁻7 ये वाला क्या होगा? मीटर में आ जाएगा आंसर। तो ये जो होगा सॉल्व करके आप लोग लिख देना। इसको सॉल्व नियर अबाउट क्या होगा देखिए ना, इसको नियर अबाउट इसको करेंगे आप कुछ आ जाएगा। कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर के हम लोग कर सकते हैं इसको। 5 7 35, 1 5 7 35 और 1 5 2 10 7.2। तो इसको अगर बिना कैलकुलेटर का हम लोग करने का कोशिश करें अप्रॉक्सीमेशन मेथड से तो कैसे करेंगे देखिए। तो इधर ऊपर है 7.2 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.09737। इसको मैं नियरली इक्वल लिख सकता हूँ 72/10 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकता हूँ। मैंने इधर एक डेसिमल हटा, इसको नियर अबाउट में लिख दे रहा हूँ। दैट इज 7.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। या इसको आप लोग लिख देना, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 720 नैनोमीटर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7। इसको इससे जुड़िए, आप ऐसे ही रख दीजिए ना, मीटर में रख दीजिए, जूस में लिखना है आप लोग इसी में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मेरा
मतलब कैलकुलेटर में करेंगे थोड़ा डिफरेंस आएगा। मैं बिना कैलकुलेटर से कैसे करना आप लोग को दिखा दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेट मेथड करके। कैलकुलेटर का मेथड से करेंगे तो कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर ये था हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए, और लोएस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा सर? तो लोएस्ट के लिए क्या होगा? लोएस्ट के लिए n1 का वैल्यू होगा 2 और n2 का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। समझ पा रहे हैं? क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, तो लोएस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। इसको आप लोग लैम्डा 1 लिखिए। तो लैम्डा 1 का वैल्यू ये है, और लैम्डा 2 का वैल्यू क्या होगा? 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल्स टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, दैट इज r इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, दैट इज r बाई 4, दैट इज लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? 4 बाई r, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 1.09737 10 to the power 7। इसको सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 1.09737 10 to the power -7। ये आंसर आ जाएगा किसमें? मीटर में आ जाएगा। जो होगा सॉल्व करके आंसर लिख देना। तो ये वाला हो गया लोएस्ट, ये वाला हो गया हाईएस्ट। तो हाईएस्ट और लोएस्ट वेवलेंथ हम लोग ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला हम लोग समझ गए। तो रydberg कांस्टेंट से हाईएस्ट और लोएस्ट वेवलेंथ हमने बामा सीरीज का देख लिया। ये लास्ट में मैंने कैलकुलेट नहीं करवाया, मैंने जब चैनल में मेरा पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ाया था, उधर भी बहुत बार मैंने ये वाला करवा चुका हूँ। बामा सीरीज, लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला है द करेक्ट रिलेशन 2024 में आया है ये वाला, बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन बोर ऑर्बिट। तो किसका ऊपर फॉर्मूला होगा? तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? mvr इक्वल्स टू एनएच बाई 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम के साथ रेडियस का क्या रिलेशन है? क्या देख पा रहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा होगा? एंगुलर मोमेंटम के साथ रेडियस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी। चलिए आगे चलते हैं। 2024 में क्वेश्चन आया है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द रydberg कांस्टेंट। सो एनर्जी हमें कितना निकला है? एनर्जी हमें बोला है कितना? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है, कैलकुलेट रydberg कांस्टेंट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी में अगर ये रहता है तो यहाँ से रydberg कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, और इसी का मतलब है hc बाई लैम्डा। तो हमारा hc बाई लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बोर्स का थ्योरी से हमें क्या पता है कि एनर्जी का मतलब है हमारे पास एनर्जी का मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब जाता है, सो -13.6। तो इसी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? जूल्स में कन्वर्ट करूँगा। तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स हो गया। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 बाई hc। ये जो वैल्यू होगा इसके साथ ही तो हमारा मल्टीप्लाई होगा ना, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अरे 13.6 बाई n स्क्वायर होता है तो एनर्जी का वैल्यू। यहाँ पर तो n का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ पर n का वैल्यू 1 दिया है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो n का वैल्यू 1 है। तो 1 है इसलिए हमारे इधर क्या हो गया? 13.6 इंटू 1 स्क्वायर, तो 13.6 बाई hc। अभी इन सब का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये जो 1 बाई लैम्डा है ये इसी तो हमें रydberg कांस्टेंट मिलेगा। तो रydberg कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 13.6 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। नीचे अगर hc का मैं वैल्यू पुट करूँ, h का वैल्यू क्या है? 6.62 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जो भी आंसर आएगा मीटर इन्वर्स में आंसर आएगा। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट आएगा 1.09 10 टू द पावर 7 मीटर इन्वर्स। अप्रॉक्सीमेट ये वाला आंसर आएगा। तो रydberg कांस्टेंट का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 1.09 10 टू द पावर 7 मीटर इन्वर्स। ये वाला अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया है। तो बिना कैलकुलेटर के हेल्प से हम लोग इसको ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रydberg कांस्टेंट। समझ पाए कैसे कर रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, मार्क द ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट रीजन एंड विजिबल रीजन। तो ठीक है, तो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम का क्या है देखिए। तो जब अलग अलग लेवल से आता है, जब फर्स्ट लेवल है मतलब ये है वाला हमारा क्या शेल है? ये है के शेल, ये एल शेल, ये वाला है एम शेल, ये वाला एन शेल, ये वाला ओ शेल, ऐसा करके जा रहा है। जब भी हमारा के शेल में एटम आता है मतलब इलेक्ट्रॉन आता है तो लाइमन सीरीज, फिर एल में आता है मतलब एन जब 2 होता है तो वो होगा बामा सीरीज, उसका पासन ब्रैकेट फॉन्ट चलता है। तो जो लीमन सीरीज बाय लाइमन सीरीज जो है ये क्या है? हमारा यूवी रीजियन, यह अल्ट्रा वायलेट रीजियन, ठीक है।
तो लाइमन सीरीज़ क्या है, यूवी रीजन में पड़ता है। बामा सीरीज़ हमारा है विजिबल रीजन, हमारा है विजिबल रीजन। इसके बाद क्या बोला है, हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल, तो ये लाइमन है यूवी रीजन और विजिबल है बामा सीरीज। उसके बाद पास्टन सीरीज क्या है सर, यह है इंफ्रारेड। ये भी ब्रैकेट भी क्या है, इंफ्रारेड। तो मतलब हमारा लाइमन है अल्ट्रावायलेट, बामा है विजिबल और पास्टन क्या है, इंफ्रारेड। पास्टन क्या है, इंफ्रारेड सीरीज। लाइमन क्या है, लाइमन है यूवी और बामर क्या है सर, बामर है विजिबल। समझ पा रहे हैं। तो कौन सा रेंज में क्या पड़ता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लाइमन सीरीज सबसे फर्स्ट सीरीज, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट में रहता है। उसके ऊपर है बामर, जब Na2 मतलब जब एल सेल में आएगा वो है विजिबल। उसके ऊपर क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर लो इंफ्रारेड, हाई इंफ्रारेड, ऐसा करके चलता रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। ड्रॉ द डायग्राम टू शो वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी के साथ मास नंबर का ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है। तो कर्व पहले से राइज करेगा, फिर फॉल करेगा, राइज करेगा, ऐसा करके बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। तो ये हमारा ऐसा टाइप का जाता है। तो ये हमारा बाइंडिंग का एनर्जी का कर्व है। अभी बोला है कि इसका दो फीचर्स, तो फीचर्स तो मैं आप लोगों के लिए रेडी करके लाया हूँ, इसके अलावा मैं इधर से बोल देता हूँ। तो ये जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, तो जो लोअर लाइटर न्यूक्लियर है वो इस तरफ रहता है, मतलब सामने की तरफ लाइटर न्यूक्लियर, और हेवियर न्यूक्लियर इस तरफ जाता है। तो इस ग्राफ से हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे जो लाइटर न्यूक्लियर है वो स्टेबिलिटी तभी वो करेगा जब वो न्यूक्लियर फ्यूज़न करेगा, और जो हेवियर न्यूक्लियर है वो स्टेबिलिटी तभी अटेंड कर पाएगा जब वो न्यूक्लियर फ्यूज़न एमिट करेगा। तो ये ऑलरेडी मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, बहुत डिटेल्स में आप लोगों को बोला था मैंने क्लासेस में। इसके अलावा ये है वो फीचर्स कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर 30 से 17। जब 30 से 17 के बीच में रहेगा तब इसको एक मिनट रुकिए, 30 से ये 170 होगा, 70 नहीं है 170 होगा, 30 से 170, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। मतलब बाइंडिंग एनर्जी 30 170। देखिए 30 से 170 तक प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है। उसके बाद देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लोअर फॉर लाइटर न्यूक्लियर और हेवियर न्यूक्लियर, मतलब जिसका 30 से कम होता है उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम होता है, और जिसका 117 से ज़्यादा होता है हेवियर न्यूक्लियर उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है। सो बाइंडिंग जो एटम का जो न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है आप सभी लोगों को? न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी जान के रखिए, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऊपर। जिसका बाइंडिंग एनर्जी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी जो लाइटर न्यूक्लियर और हेवियर न्यूक्लियर है दोनों ही का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम होता है। इसलिए जो हाई न्यूक्लियस होता है, जो मतलब जिसका मतलब बहुत ही हेवी न्यूक्लियर है लेकिन वो क्या है उसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, मतलब इस साइड में जो सब न्यूक्लियर है जो क्या है बहुत हेवी न्यूक्लियर है, जैसे यूरेनियम, उसके बाद यूरेनियम के बाद हम लोग बोलेंगे स्क्रॉन्टियम, ये से अलग अलग जो सब एलिमेंट है ये तो बहुत ही हेवी न्यूक्लियर है। तो ये हेवी न्यूक्लियर है लेकिन ये भी इन लोगों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम होता है, इन सब का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम होता है। तो ये लोग जो स्टेबिलिटी अटेंड करता है, ये लोग स्टेबिलिटी अटेंड करता है बाय न्यूक्लियर फिजन। और जो लाइट न्यूक्लियर है, जो इस तरफ का न्यूक्लियर है जैसे हाइड्रोजन, ये सब जो लाइट न्यूक्लियर है ये लोग स्टेबिलिटी करता है कैसे, ये लोग स्टेबिलिटी होता है जब दो लाइट न्यूक्लियर आपस में ज्वाइन हो जाता है। जब जो लाइट न्यूक्लियर आपस में ज्वाइन हो जाता है तब उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी का कर्व। समझ पाए हैं? सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वर्सेस मास नंबर का कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके HS एग्जाम में HS 2026 में आने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये वाला कर्व। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बार एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको आप लोग अच्छे से देख के जाना, ठीक है? और इसका फीचर्स हम लोग देख लिए इधर। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जिसको समझा रहा था उसी का क्वेश्चन दिया है, वाई डू लाइटर न्यूक्लियर अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन? क्योंकि लाइटर न्यूक्लियर का क्या है, लाइटर न्यूक्लियर का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम रहता है, तो ये लोग इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन जाता है। दो तो लाइटर न्यूक्लियस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, एक है 2H1, दो तो हाइड्रोजन एटम है 2H1, दोनों न्यूक्लियर फ्यूजन होकर 4He2 फॉर्म कर जाता है। इसके साथ क्या एमिट होता है, एनर्जी एमिट होता है। तो लाइटर न्यूक्लियर इसीलिए क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एमिट करता है। दो तो छोटा छोटा न्यूक्लियर आपस में कॉम्बाइन होकर एक हेवी न्यूक्लियर फॉर्म हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को बुलाया था न्यूक्लियर फ्यूजन। सो क्यों होता है, क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बहुत ही कम होता है, तो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसके अलावा भी आप लोगों में फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, जितना भी स्टार्स है, जितना भी सन है, मतलब हमारा जो सन है, जितना भी स्टार्स है, हर एक में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और वहीं से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। समझ गए? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामा सीरीज क्या होगा? मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामा सीरीज। तो सबसे पहले लाइमन का हमें फॉर्मूला जानना चाहिए। लाइमन का फॉर्मूला क्या है? 1/λ r इंटू 1/1² माइनस 1/n²। और बामर का फॉर्मूला क्या है याद कीजिए, ये एक्चुअली n2 है। बामर का फॉर्मूला क्या है? 1/λb इक्वल्स टू r इंटू 1/2² माइनस 1/n²। ठीक है, यह है बामर का फॉर्मूला। अभी अगर हम लोग मिनिमम वेवलेंथ का बात बोले तो मिनिमम के लिए क्या होता है? मिनिमम के लिए n2 हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। सो लाइमन का जो मिनिमम होगा λl, अगर मिनिमम का बात बोलूँ वो क्या हो जाएगा? r इंटू 1/1² माइनस 1/∞। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद λl क्या आ जाएगा? हमारा 1/r आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये वाला आएगा। और हमारा इसको अगर देखेंगे 1/λb मिनिमम अगर बोलें तो यहाँ वाला क्या आएगा? r इंटू 1/2² माइनस 1/∞। अरे 1/∞ का मतलब क्या है? 1/∞ का मतलब 0 है। तो यहाँ से लैम्डा बामर का जो मिनिमम होगा वो क्या होगा? 2² का मतलब 4, दैट इज 4/r। अभी लाइमन टू बामर का रेशियो पूछा है, तो λl मिनिमम बाय लैम्डा बामर मिनिमम ये क्या होगा? 1/r बाई 4/r। तो ये कट जाएगा तो क्या हो गया? 1/4 या 1:4। तो λl इज टू लैम्डा बामर इक्वल्स टू 1:4। तो क्या होगा रेशियो? 1:4। तो लाइमन इज टू लैम्डा बामर का रेशियो क्या हो गया? 1:4 हो गया। तो ऐसे हम लोग करना पड़ेगा, समझ पाए? सो मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम का भी आप लोग कर पाते। मैक्सिमम के लिए क्या होता? मैक्सिमम के लिए मेरा लाइमन का मैक्सिमम के लिए n2 का वैल्यू 3 हो जाता, और बामर का मैक्सिमम के लिए n2 का वैल्यू लाइमन में 2 हो जाता और बामर में क्या हो जाता? 3 हो जाता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट बोर पोस्टुलेट, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वाला 2025 में आया था, 2023 में भी सेम क्वेश्चन आया था। वही बोर पोस्टुलेट का क्वेश्चन था, फिर से रिपीट करके आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके इस साल में भी आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। तो सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले 2025 में ये वाला आया था, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय बोर्स पोस्टुलेट। तो मैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, तो रेडियस कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले बोर्स पोस्टुलेट हम लोग करने से पहले देखिए, एक हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। एक न्यूक्लियस है, इसका चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पर अगर एक तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? Z इंटू ई, क्योंकि Z है एटॉमिक नंबर, उसका साथ ई। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे? उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ? याद कीजिए, पढ़े थे तो फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी तक तो भूल नहीं जाए। ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो एक चार्ज है ई और दूसरे का चार्ज क्या है? Z, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? अरे ये है Q1, ये है Q2, दोनों का चार्ज है Ze बाई दोनों का बीच में डिफरेंस है तो क्या है उसका रेडियस? दैट इज r²। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4πε0 Ze²/r²। ठीक है, Ze²/r²। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमारा और एक क्या फोर्स है हमारे पास? हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, दैट इज mv²/r। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी दोनों सेम होगा तभी तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? Fe इक्वल्स टू FC। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? mv²/r इक्वल्स टू 1/4πε0 Ze²/r²। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा। ये वाला हमने समझ गया। अभी हमें बोर्स का थ्योरी से क्या पता है? बोर का थ्योरी से हमें पता है, बोर का थ्योरी से पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू NH/2π हमें पता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH/2πm इंटू आर। ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला 2πm इंटू आर। तो उस फॉर्मूला को मैं इधर पुट करूंगा, तो m/r, इधर v है v², तो ये v का स्क्वायर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? n²h² बाई 4π² m²r² इक्वल्स टू 1/4πε0 Ze²/r²। तो यहाँ पर r² ये r² कट गया,
यहाँ पर m है, एक m कट गया, यहाँ पर 4 है, 4 कट गया, और उसके बाद और क्या कटेगा दोनों साइड से, और कुछ कटने का है नहीं, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा बहुत फ्रेश करके लिख लेता हूँ, 1/r इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर एम इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाई, ओ अच्छा यहाँ पर पाई स्क्वायर था, पाई था तो ये कटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ पाई हो जाएगा, पाई स्क्वायर लिखने का ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर पाई जेड ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू एम इंटू जेड ई स्क्वायर, पाई ऊपर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होगा। अभी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या क्या वैल्यू है, एच का वैल्यू हमें पता है 6.626 10⁻34 इसका होल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 8.514 10⁻12 डिवाइडेड बाई इंटू एन स्क्वायर पड़ा रहेगा जैसे एन स्क्वायर है, इंटू पाई का वैल्यू क्या है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 का होल स्क्वायर इंटू जेड। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आप लोग करके देखना, ऑलरेडी हमने पढ़ाने का टाइम भी आप लोगों को बोला था, इसको नियर अप्रॉक्स आएगा 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड मीटर, ये वाला आएगा। तो एन स्क्वायर बाई जेड मीटर ये वाला आएगा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर का वैल्यू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग, ये है रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू। अब हाइड्रोजन एटम पूछा है, हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू क्या, तो 1 होता, तो z का वैल्यू अगर 1 होता तो मैं इधर मैं ये z को मिटा सकता था, इधर z लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है 1, z का वैल्यू है इंटू 1, क्योंकि z का वैल्यू 1 है तो ये 0.53 इंटू एन स्क्वायर, ये है रिक्वायर्ड हमारा आंसर 0.53 इंटू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 0.53 निकला है उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी कि 0.53 को मैं और एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ कि r इक्वल्स टू R0 इंटू एन स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग, जहाँ पर R0 क्या है सर, जहाँ पर R0 इज़ 0.43 एमस्ट्रॉन्ग, जिसको बोला जाता है बोर रेडियस, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है बोर रेडियस। तो समझ गए, तो ये वाला मैंने पढ़ाने का टाइम भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, तो फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, इसका डेफिनेशन तो मैं इधर लिखाया हूँ, फिर भी और एक बार मैं इधर बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। जब हम लोग एक न्यूक्लियस पढ़े थे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, जो अगर मेरा एक अल्फा पार्टिकल या कुछ भी बीच द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल जस्ट बिफोर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू 180 डिग्री, मतलब एक अल्फा पार्टिकल को अगर मैं हाई स्पीड से इधर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो जितना दूर तक ये अंदर घुस सकेगा, जितना दूर तक अंदर घुस पाएगा उसका मिनिमम जो डिस्टेंस, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस जो बाकी है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस जो बाकी है, ये जो R0 इसी को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब ये हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस की तरफ जाएगा हिट करने, जो मिनिमम डिस्टेंस जो बाकी रहेगा उसको हिट करने के लिए वो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको हमने एनर्जी कॉन्जर्वेशन से प्रूव भी किया था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर हाफ mv² से हमने इसका फॉर्मूला भी एस्टेब्लिश किया था, यह है इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है। देखिए R0 की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कूलम्स फोर्स है इंटू 2z² बाई क्या बोलिए क्या है, बाई काइनेटिक एनर्जी, बाई काइनेटिक एनर्जी। अब इधर क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, हमारे पास अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कितना है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूक्लियस का हमारा एटॉमिक नंबर क्या है 79। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एटॉमिक नंबर क्या दिया है देखिए, एटॉमिक नंबर है 79। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग अगर जूल्स में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 5.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 क्या हो गया जूल्स हो गया। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फिर वापस जूल्स में आ गया, तो हम लोग उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे।
सो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है 9 × 10⁹। जेड का 2, जेड का वैल्यू है 79, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 10⁻−19 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी 5.5 × 10⁻6 × 1.6 10⁻−19। तो देखिए 1.6 10⁻−19 इधर है, तो इसके साथ ये स्क्वायर कट गया। इसके बाद देखिए 10⁻6 है, अभी क्या करेंगे, कितना काट पाएंगे इसको, 10⁻6 है, एक जीरो ले लिया तो मैं क्या होगा 9 × 2 × 79 डिवाइडेड बाई 55, क्या पड़ा रहेगा इधर 10⁻9, एक इधर 1.6 था, इसको भी अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.6 था, तो सो इसको 10⁻8 कर दीजिए और इसको 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इधर 10⁻8 कर दिया क्योंकि यहाँ पर 1.6 था, मैंने जीरो ले लिया, तो क्या पड़ा रहेगा 10⁻−19 डिवाइडेड बाई नीचे 10⁻5 पड़ा रहेगा क्योंकि 0.5 था, एक जीरो मैंने ले लिया। अभी देखते हैं कितना कैलकुलेट करके कितना सिंप्लीफाई इसको हम लोग कर पाते हैं। तो नीचे 55 है, ऊपर काटने का ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा मैं अप्रोच करूँ, या आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर्स की मदद से, लेकिन मैं कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है एग्जाम में। तो 9 को मैं नियर अबाउट 10 लिख दे रहा हूँ × 2 × 79, और 16 को मैं नियर अबाउट 15 लिख दे रहा हूँ डिवाइडेड बाई 55। मैंने अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ किया। इधर क्या होगा देखिए 10⁻5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो देखिए 8 और 19 क्या हो गया -11 और ऊपर गया तो क्या होगा -5, दैट इज़ -16 ऊपर हो गया। नीचे देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 11, आप इसको ना 16 रखिए, इसको करने से फ़ायदा नहीं हो रहा है। इधर 79 को, तो 79 को मैं नियर अबाउट 77 कर दे रहा हूँ, तो 11 × 7, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4, 4 7 28, सो 28 × 16 × 10⁻−16 अप्रॉक्सीमेट ऐसा आ रहा है। तो इतना मीटर हमारा आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इसको कैलकुलेट कर देना, जो आएगा यही हमारा आंसर होगा। समझ पाए हैं? या आप डायरेक्ट इसको भी रफ में करके देख सकते हैं, जो आंसर आएगा मीटर में आएगा। तो यह है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का फॉर्मूला। समझे? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लॉट द शोइंग बाइंडिंग एनर्जी पर कर्व, तो ये ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ये वाला रिपीटेड है, थोड़ी देर पहले ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है। यहाँ पर देखिए ये जो आंसर है हमारा, ये जो आंसर है ये वाला देख लीजिए, ऑलरेडी 2024 में आया है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो ये वाला 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था, इस बार भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एमिट्स ए फोटोन ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एमिट्स द फोटोन ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कब होगा सर? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारा दोनों ट्रांजिशन हो तो ट्रांजिशन में एनर्जी का फॉर्मूला और एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E = h × न्यू। सो डेल्टा एनर्जी = h × न्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा E = h न्यू इक्वल्स टू, अगर मैं 13.6 कॉमन लूँ, -13.6 दैट इज़ 1/n² - 1/n1²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि न्यू इक्वल्स टू 13.6/h, मैं क्या कर सकता हूँ 1/n1² - 1/n2²। तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/n1² - 1/n2² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कौन सा में हमारा ये डिफरेंस हमारा सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है। तो जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा, ये इसका वैल्यू होगा, उसी का फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन मुझे क्या पूछे? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो पहला जो n2 से n1 में जब आ रहा है, तो केस 1, n2 से n1 में जब आएगा तो क्या होगा? तो पहला कंडीशन में देखिए केस 1 में 1/n2 से n1, तो 1/1² - 1/2², तो क्या होगा 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4 आ रहा है। तो पहला केस में इधर क्या आ रहा है? दोनों का डिफरेंस 3/4 आ रहा है, इधर आ रहा है 3/4। इधर देख लेते हैं क्या आएगा। नंबर 2 में देख लेते हैं, 3 से 1 दैट इज़ 1/1² - 1/3² दैट इज़ 1 - 1/9, तो इधर क्या आ गया 8/9, तो इधर क्या आ गया 8/9 आ गया। इधर देखते हैं थर्ड वाला में क्या आएगा। थर्ड वाला में 4 से 3, तो 1/3² - 1/4² दैट इज़ 1/9 - 1/16। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 और 16, 9 और 16 - 7,
7/9 इंटू 16, 6 9 54 और 5 9 1 5 144। सो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और नंबर 4 n 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, दैट इज़ 1/4 माइनस 1/16, दैट इज़ 16 अगर कॉमन लेते हैं दैट इज़ 4 माइनस 1, दैट इज़ 3/16। अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है बोले तो 3/4 का है, 8/9 का है, 7/144 का है, या हमारा 3/16 का है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू सबसे कम वैल्यू जिसका होगा हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी उसका होगा। तो सबसे 4/3 का वैल्यू नियर अबाउट 0.75 होता है, इसका वैल्यू 0.75 होता है। 8/9 का वैल्यू क्या होता है बोलिए, 80 मतलब 9 8 72, 9 इंटू 6 पॉइंट, इसका अप्रॉक्सीमेट 80 आ रहा है। तो 9 8 56, 9 9 81, सो 9 8 72, तो 80 आ रहा है। इसका भी 0.7 का आसपास आ रहा है। तो ये 144/7 इसका वैल्यू सबसे कम आने का चांस है। और 16/30 का वैल्यू कितना आ रहा है इसका, 16 इंटू 2 0.1 समथिंग कुछ आएगा इधर, लेकिन इसका वैल्यू सबसे कम आएगा। इसका वैल्यू सबसे कम 0.0 समथिंग में इसका वैल्यू आएगा, 0.0 समथिंग ऑर्डर में आएगा। तो इसका वैल्यू सबसे कम आ रहा है, इसका मतलब इसका जो वेवलेंथ होगा, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा सबसे कम होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग कह सकते हैं, बिना पूरा कैलकुलेट किए ही हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा ऑप्शन बी का, n=4 से n=3 में, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोला है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एच एटम इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितना बोला है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर मैं -13.6 n² के साथ n² के साथ कॉम्बाइन करूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, तो यहाँ से n² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13.6/1.51। तो नियर अबाउट कितना होता है बोलिए तो, बोलिए कितना होता है 1.51, मतलब कितना होगा, ये ऊपर सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट हमारा 9 आएगा, नियर अबाउट 9 आएगा, नियर अबाउट 9 आएगा। तो 9 अगर करते हैं तो क्या होगा बोलिए, तो n स्क्वायर का वैल्यू 9 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 3, n का वैल्यू 3। अरे देखिए ना, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है ना, या कुछ आ रहा है बोलिए, यही आ रहा है, n का वैल्यू 3 आ रहा है। तो n का वैल्यू 3 आने से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बोर का थ्योरम में पता है L = NH/2π, NH/2π होता है। सो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 3h/2π। सो 3h/2π, तो इसका वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम का, ये वाला आ जाएगा। इतना हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर² पर सेकंड। इसका वैल्यू इन दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी आएगा, या 1.5 इंटू h/π kg मीटर² पर सेकंड। ये इसका फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, h/π का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। ओ अच्छा, यहाँ पर तो क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन दिया ही है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 3h/2π। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, जब एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन एक्सरे प्रोड्यूस। क्लास 12 फिजिक्स यहाँ पर आ गया, क्लास 12 फिजिक्स इसको काट दीजिए, यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स गलती से मैं लिखने का टाइम हो गया था। अब मतलब यहाँ पर जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर हिट करता है, तब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब पास होगा, तो जब इजेक्ट होगा एक फोटो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर हिट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो गया, बाहर निकल गया, तब यहाँ पर रेडिएशन इमिट होगा। वो जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, वहीं से क्या फॉर्म हो रहा है, एक्सरे फॉर्म हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, चारों एक इलेक्ट्रॉन्स का सेल है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आके जब हिट करके इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तब यहाँ से रेडिएशन इमिट होता है। ये जो रेडिएशन इमिट होता है, इसको ही बोलते हैं एक्सरे फॉर्म। तो ये जो रेडिएशन यही क्या है, एक्सरे है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ाने का टाइम इसका हम लोग डिस्कस किए थे, फिर से रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट इज 109737। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामास सीरीज। ये ऑलरेडी रिपीटेड है, थोड़ी देर पहले मैंने इसको आप लोग को सॉल्व करवाया था। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने इसको आप लोग को सॉल्व करवाया था। यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए कहाँ गया क्वेश्चन आप लोग, हाँ ये देखिए रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। तो देख पा रहे हैं हमारे जो काउंसिल का मेंबर लोग हैं, वो लोग इतने मतलब क्या बोलूँ, वो लोग मेहनत करने में इतना उन लोग को कतराते हैं। मतलब सेम टू सेम डाटा उन्होंने दे दिया 2025 में, जो वाला डाटा उन्होंने दिया था, सेम चीज़ 2019 का जो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन का डाटा लेके
उन्होंने दे दिया। तो देखिए 2019 में सेम क्वेश्चन, बामर का जगह लाइमन भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उन लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन देना है। तो मैं आप लोगों को बार बार यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पर टाइप रिपीट नहीं होता, सेम टू सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। हमारा काउंसिल का क्वेश्चन का टाइप रिपीट नहीं हो जाता, सेम टू सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? जिस टाइम में हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका जो एवरेज जो लाइफ टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं मीन लाइफ। इसको 1/d के कांस्टेंट से भी हम लोग बोल सकते हैं। सो मतलब टोटल, मतलब हमारा टोटल जितना भी लाइफ टाइम है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, उसका जितना भी न्यूक्लियाई का जितना भी अनस्टेबल एलिमेंट है, सबका जो लाइफ टाइम है उसका जो एवरेज है उसको ही मीन लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है सर? तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला, टी हाफ का फॉर्मूला क्या पता है हम लोगों को? ln 2/λ, हमें ये पता है। और डीके कांस्टेंट के साथ हमें इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, मतलब ये वाला रिलेशन हमें एस्टैब्लिश करना है। तो कैसे करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये वाला हम लोग कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, तो देखिए कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, तो देख लेते हैं। तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ओरिजिनल फार्मूला, n = n0 e⁻⁻λt, ये है हमारा रेडियोएक्टिविटी का फॉर्मूला। सो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट। तो जब हमारा t = t½ हो जाएगा, जब t = t½ हो जाएगा तो डीके हमारा कितना होगा? हाफ सैंपल लेफ्ट होगा। n0 क्या है? n0 है सैंपल एट t = 0, और n क्या है? रिमेनिंग सैंपल। n का मतलब क्या है? रिमेनिंग सैंपल आफ्टर टाइम t टाइम के बाद कितना सैंपल रिमेनिंग है। सो t½ के बाद हमारा n = n0/2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो n0/2 = n0 e⁻⁻λ × t²। सो बोथ साइड n0 कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻⁻λ × t² = 1/2। दैट इज इसको अगर मैं लिखूँ, ओवरऑल लिखूँ, तो e⁻λ t½ को क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। तो बोथ साइड अगर मैं लॉगरिदम लूँ तो ln e λ t½ = ln 2, दैट इज λ × t½ = ln 2। तो दैट इज t½ का वैल्यू क्या हो जाएगा? ln 2/λ। तो ln 2 का वैल्यू क्या है? 0.693/λ। दिस इज द वैल्यू ऑफ t½ दिस इज द वैल्यू ऑफ t½ दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बिटवीन हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच का आंसर ये है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है इफ v बी द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी जो एमिट होता है, तो एक्सरे का जो हमारा फ्रीक्वेंसी वो क्या है? सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोला है। तो एक्सरे का जो एनर्जी है, एनर्जी इज h²। इसी का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब E × V होता है। V मतलब हमारा क्या है? V मतलब जो पोटेंशियल है हमारा, उसका पोटेंशियल जो है, तो यहाँ से इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? EV/h, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये ऑलरेडी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने समझाया था, जो मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया। r = r0 × n²। एमस्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हमने ये वाला पढ़ाया था, n²/z, जहाँ पर r0 का वैल्यू है 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। ऑलरेडी हमने किया है, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देख पा रहे हैं तो काउंसिल से कितना क्वेश्चन रिपीट आ रहा है, तो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम? आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? एक एटम का आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, या किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए, निकालने के लिए भी हो सकता है, या किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए जितना एनर्जी लगता है, तो उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है सर? तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे पहले देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z² ये वाला आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है, Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 होता है। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम का कितना होता है?
तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट या सेल के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी -13.6/1² दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया सर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर और कुछ नहीं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इसका यूनिट लिखिए। तो जिस रेडियो एक्टिविटी मतलब कोई भी सैंपल जिस रेट में डिके हो रहा है उसको बोलते हैं एक्टिविटी। हम लोग को पता है n = n0 e⁻ λt, हमें ये पता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कहाँ से आया, dn/dt = क्या होता, λt था, dn/dt = λt था, यहीं से तो आया था। तो ये dn/dt को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। dn/dt को ये क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, dndt। द रेट ऑफ डिके, टोटल डिके रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल को ये बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। इसका यूनिट क्या है, बेक्वेरल। ऐसा यूनिट क्या है, बेक्वेरल। इसका अलग दूसरा भी यूनिट है, एक यूनिट है इसका क्यूरी है, और 1 बेक्वेरल का मतलब ही है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बेक्वेरल का मतलब ही है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 डेज। तो हाफ लाइफ कितना बोला है, 30 डेज बोला है। हाउ नंबर ऑफ एटम्स इन द सब्सटेंस इज 10⁻12। तो नंबर ऑफ सब्सटेंस इन द सब्सटेंस क्या बोला है, n0 का वैल्यू बोला है 10⁻12। हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स पर सेकेंड डस ऑकर। तो पर सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो 30 डेज मतलब इसको 24 × 3600 करेंगे तो सेकेंड में आ रहा है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड निकालना है। तो टी हाफ लाइफ दिया है, तो डी के कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होगा सर, डी के कॉन्स्टेंट का वैल्यू होगा 0.693/t, दैट इज 0.693/30 × 24 × 3600 सेकेंड इनवर्स, ये वाला होगा डी के कॉन्स्टेंट का वैल्यू। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कितना रेट में डीके हो रहा है। सो डीके का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इंटू टी। डीके का फॉर्मूला है लैम्डा इंटू टी। हाउ मेनी डीके कांस्टेंट हो रहा है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक्टिविटी का फॉर्मूला है dn/dt = लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, dn/dt का जगह तो n का हम लोग क्या पता है, n = n0 e⁻ λt, हमें ये भी फॉर्मूला पता है हम लोगों को। तो एक सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेशन एटम हो रहा है, तो एक सेकेंड में होने के लिए सो देखिए इनिशियल n0 था, इसको हम लोग करेंगे तो मतलब हम लोग इसको जो इंडिकेट करके सॉल्व करते थे वहाँ से हमारा ये वाला फॉर्मूला आया था। तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेशन होगा, तो एक सेकेंड में लैम्डा इंटू टी मतलब लैम्डा इंटू 1। तो अब इसका जो वैल्यू होगा तो उसी वही आंसर होगा। तो एक सेकंड में कितना होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा 0.693/30 × 24 × 3600। एक सेकंड में जो होगा यही होगा आंसर, तो यही आपको लिखना है। तो ये वाला जो आंसर आएगा तो इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इसका आंसर होगा, इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड आंसर होगा। ये जो वैल्यू होगा इसको आपको लिखना है, इसको सॉल्व करके। तो ये आप कर लेना, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ मैग्नेटिक फील्ड द कर्वेचर ऑफ बीटा पार्टिकल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, व्हाई, क्वेश्चन पूछा है। तो बीटा पार्टिकल का जो कर्वेचर है वो अल्फा पार्टिकल से क्या है, द कर्वेचर बीटा पार्टिकल ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्यों होता है। तो देखिए जो कर्वेचर है, कर्वेचर डिपेंड करता है मास के ऊपर। कर्वेचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर, डिपेंड्स ऑन मास के ऊपर। तो हम सभी लोगों को पता है अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, हीलियम न्यूक्लियस 4He2, और बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा का जो मास है, मतलब मास ऑफ अल्फा इज मच ग्रेटर देन द मास ऑफ बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास बीटा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए देखिए कर्वेचर किसका ज़्यादा होगा बोलिए, तो कर्वेचर जिसका मास कम होगा, इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो मतलब इसलिए जिसका मास ज़्यादा है वो कम कर्वेचर होगा, इसलिए बीटा पार्टिकल का है बीटा हैज़ मोर कर्वेचर, बीटा हैज़ मोर कर्वेचर। ये वाला फॉर्मूला जान के रखिए, इसलिए बीटा का क्या होता है, ज़्यादा कर्वेचर है,
मास कम है। ये कहाँ से मैंने बोला, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू एम क्यू वी बी का फॉर्मूला पता है, तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो यहीं से हम लोग ये वाला फॉर्मूला आता है कि कर्वेचर जितना फोर्स एक्ट कर रहा है इसी को इक्वल्स टू करेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा कि रेडियस के साथ मास का जो फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू वी। तो वहाँ से हम लोग क्या फॉर्मूला आया था कि जो कर्वेचर, जो हमारा कर्व होगा जिसका मास जितना ज़्यादा है वो उतना कम कर्व करेगा। तो इसलिए बीटा पार्टिकल का जो हमारा कर्वेचर है वो हमेशा अलग होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What will be the wavelength of light emitted due to transition of electron n equals to 3 से n equals to 2? तो कौन क्या वेवलेंथ होगा, 2017 में क्वेश्चन आया था। सो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर इंटू 1 बाई क्या पता है हम लोग को n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। सो आर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर क्या है, n1 स्क्वायर है 2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, दैट इज आर इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5 बाई 36 इंटू आर। तो लैम्डा क्या होगा 36 बाई 5 आर दैट इज 36 बाई 5 इंटू 1.09 10 टू पावर 7। इसको सॉल्व कर लेना, मैं और इसको और नहीं कर रहा हूँ, इसको करेंगे तो कर भी सकते हैं। 5 7 30 बाई 7.2 आ रहा है, तो नियर अबाउट 7.2 डिवाइडेड बाई 1.09 10 टू पावर 7 आ रहा है। तो नियर अबाउट क्या होगा, नियर अबाउट 7.2 10 टू पावर -7 मीटर, ऐसा ही कुछ आएगा। इसको आप सॉल्व करके जो प्रॉपर आंसर है लिख देना, सॉल्व करके जो होगा। आंसर करना मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट आप लोगों को सिखाना कैसे चीज़ हो रहा है। तो बिना कैलकुलेटर के हेल्प से अगर करते हैं तो 7.2 के आसपास आंसर आएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज न्यूक्लियर फ्यूजन कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को इसलिए थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर में होता है। मतलब फ्यूज़न के लिए बहुत ही हाई एनर्जी लगता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना सन में फ्यूज़न हो रहा है, तो जो फ्यूज़न होता है, मतलब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके अलावा ये भी एक एग्जांपल है। मतलब 2H1 प्लस 2H1 यहाँ से मिलके हीलियम हो रहा है 4He2, तो ये भी तो एक फ्यूज़न हो रहा है। तो फ्यूज़न के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हमेशा फ्यूज़न का पहले फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न ऑकर्स फर्स्ट बिफोर फ्यूज़न, फर्स्ट बिफोर फ्यूज़न। इसका मतलब क्या है कि फ्यूज़न के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको जनरेट करने के लिए हमें पहले न्यूक्लियर फिजन करवाना पड़ता है। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, एक थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन है, मतलब ह्यूज एनर्जी इसको जरूरत होता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए न्यू फ्यूज़न को बोला जाता है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ न्यूक्लियर डिके अ न्यूक्लियस एमिट्स 1 अल्फा पार्टिकल एंड देन 2 बीटा पार्टिकल सो दैट द फाइनल न्यूक्लियस इज आइसोटोप ऑफ द फॉर्मल न्यूक्लियस। तो कैसे करेंगे, एक हमारा पार्टिकल सोच लीजिए, यहाँ पर A है, यहाँ पर Z है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो एक अल्फा पार्टिकल निकलने से क्या होगा, A-4 Z-2 Y, और फिर क्या निकलेगा, 2 बीटा पार्टिकल। तो 2 बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, 2 बीटा पार्टिकल, ऊपर हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बीटा पार्टिकल निकलने से नीचे +2, तो Z और Y के बाद इसको कर लीजिए XY, इसको कर लीजिए, एक पार्टिकल P हो जा रहा है। तो देखिए बोला है इसका आइसोटोप है। अभी आइसोटोप का मतलब क्या है, आइसोटोप का मतलब जैसे कि आइसोटोप का एग्जांपल है 1H1 2H1 3H1, मतलब हर एक का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। तो इसका देखिए, इसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका और इसका मास नंबर अलग है। तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि फाइनल न्यूक्लियस इज द आइसोटोप ऑफ द फॉर्मर न्यूक्लियस। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल एंड देन 3 बीटा पार्टिकल। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक मेरा रेडियो एक्टिव पार्टिकल है P का ऊपर है A, नीचे है Z, वहाँ से कितना 2 अल्फा पार्टिकल जब निकलता है, 2 अल्फा पार्टिकल निकलने से A-4 Z-2 P यहाँ से Q हो गया। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, 3 बीटा पार्टिकल्स, 3 बीटा पार्टिकल निकलेगा, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। सो A-4 Z-2 था, +3 PQ, इसको R कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, A-4 R Z+1। सो फाइनल आंसर क्या हो गया कि बोला है कि 2 अल्फा पार्टिकल निकला है। सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 2 अल्फा पार्टिकल निकला है, गलती हो गया इधर। क्वेश्चन में बोला था 2 अल्फा पार्टिकल निकला, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन में बोला था 2 अल्फा पार्टिकल निकला है,
तो एक अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो -4 होता है, तो 2 अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो माइनस क्या होगा, -8। इधर एक निकलने से -2 होता है, 2 निकला तो क्या होगा, -4। फिर 3 बीटा पार्टिकल निकला है तो ऊपर A-8 और नीचे क्या होगा, Z-4 प्लस क्या होगा, 3 बीटा पार्टिकल निकले नीचे +3 हो जाएगा, दैट इज A-8 Z-1 और तो फाइनल जो हमारा मतलब जो आया है उसमें हमारा मास नंबर क्या है, A-8 और एटॉमिक नंबर क्या है, Z-1। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, और क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए बहुत अच्छा। तो आप लोग देख पा रहे हैं तब से जब मैंने सॉल्व कर रहा हूँ तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड आया था और बहुत सारा क्वेश्चन नया टाइप का भी आया था, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं देख लिया। आई होप आपको आज का क्लास से बहुत हेल्प हुआ है। अगर आप लोग को इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि सर ये वाला चीज़ समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझा देने के लिए। इसके अलावा आप लोग अभी कैसा आपका पढ़ाई चल रहा है ये भी मुझे बोलिए कमेंट में, कैसा किस लेवल पे आप लोग अभी पढ़ाई में है, मतलब आप लोग बहुत आगे हैं या बहुत पीछे हैं, तो इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम है सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो अभी आपका काम है कि सबसे पहले अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप अभी किस लेवल में हैं, इसके बाद आगे सोचना। और मैं आप लोग हाईली रिकमेंड करूंगा कि अभी सारे क्लासेस को देखिए, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए। मैं तो आप लोगों को फिजिक्स में हेल्प करा रहा हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिक्स है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक क्लास को अच्छे से कीजिए, मन लगा के कीजिए, और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे और भी क्लासेस करेंगे। इसके अलावा हमारा ABTA का सॉल्यूशन भी आ रहा है, ABTA का पेजेस का सॉल्यूशन भी आ रहा है, तो वो सब सॉल्यूशंस को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। आप देखिए कैसा हम लोग ABTA का पेज सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम का वर्जन इस बार दिया है, तो उन सब चीज़ों को देख लेना। और हाँ, बोलेंगे सर आज का जो आप पढ़ा है इसका क्लास नोट्स का प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्यों नहीं प्रोवाइड करूँगा। तो आज का जो क्लास नोट है उसको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन इतना सारा क्लासेस कर रहे हैं, सभी लोगों को पता है, जो लोग यहाँ तक बैठे सिर्फ उन्हीं लोगों को नोट्स मिलता है। तो आज का जो हमारा क्लास का नोट्स है उसका जो पासवर्ड होगा एटम्स 2026, ये होगा आज का हमारा क्लास का जो हमारा नोट्स है उसका पासवर्ड एटम्स 2026। समझ गए? तो एटम्स 2026 होगा आज का हमारा पासवर्ड। और एक चीज़ ध्यान रखिए, हर एक चीज़ हर लेटर कैपिटल में है, तो ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।